नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे भारत के संसदीय प्रणाली में संसदीय समितियों का क्या रोल होता है। भारत के लोकतांत्रिक शासन में संसद बहुत सारे कानून बनाती है देश के प्रशासन को चलाने के लिए, और संसद का काम सुचारू रूप से चले, वहाँ बहसें होती हैं, कानून बनते हैं, कानूनों पर बहस होती है, कई सारे सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, जो भी देश की समस्या होती है उन सभी पे वहाँ चर्चा होती है, और जो कानून है उनकी जो खामियां हैं उन पे चर्चा करके नए कानून बनाए जाते हैं समय के हिसाब से। तो इन सभी कामों के लिए संसदीय समितियां गठित होती हैं। समितियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी होती है जो लगातार काम करती रहती है, एक अस्थायी होती है जो किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए या कोई ऐसा कानून बन रहा है जिसपे ज्यादा विचार विमर्श और रिसर्च की जरूरत है, उस पर अस्थायी समितियां बनाई जाती हैं, जिसे जेसीपी भी है। जैसे हमारा वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड लोकसभा में पेश किया गया था, तो उसमें जेसीपी का गठन किया। जेसीपी का मतलब है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरह जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, जो बृहद रूप से जिनका प्रभाव समाज और देश के ऊपर पड़ता है, ऐसे मुद्दों पे गहन विचार विमर्श के लिए अस्थायी समितियां गठित की जाती हैं, जिनको जेसीपी बोलते हैं। स्थायी समितियां वो होती हैं जो संसद के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो संसद में कानून बन रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए, मसौदा तैयार करने के लिए समितियां गठित होती हैं। उसके अलावा जो सरकार को धन आवंटित होता है उसके लिए उसकी जांच परख के लिए समितियों का गठन होता है। जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, या सारे लगभग 24 विभाग ऐसे हैं जिनके लिए विभागीय समितियां गठित होती हैं। जैसे वित्त है, रक्षा है, गृह है, और भी बहुत सारे विभाग हैं। लगभग 24 विभाग ऐसे हैं जिनमें विभागीय समितियां गठित होती हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे भारत के लोकतंत्र में संसदीय समितियों का क्या काम है। संसदीय लोकतंत्र में भारत में मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला है कानून बनाना और दूसरा है सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना। संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। सैद्धांतिक तौर पर यह धारणा है कि संसदीय स्थायी समितियों में अलग अलग दलों के सांसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं, जिन्हें उनकी व्यक्तिगत रुचि और विशेषता के आधार पर बांटा जाता है, ताकि वह किसी विशिष्ट विषय पर अपने विचार विमर्श करें। समितियां जब गठित होती हैं तो संसद में लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के हिसाब से उसमें सीटें आवंटित होती हैं सभी दल को। उसमें पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उसमें से वो रुचि के हिसाब से, मान लो किसी को विदेश के मामलों में ज़्यादा उसको गहन रुचि है या उसको तजुर्बा है, या किसी को रक्षा मामलों में है, या किसी को एनवायरनमेंट के मामले में है, तो अलग अलग समितियों में ऐसे लोगों को रखा जाता है, ताकि उनको जो नॉलेज है उसका या उनकी जो क्षमता है उसका सही उपयोग किया जाए। इसके अलावा संसदीय समितियों में सांसदों का एक पैनल होता है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष या सभापति उसको नामित करता है। समिति अध्यक्ष सभापति के निर्देशन में कार्य करती है और अपनी रिपोर्ट सदन या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को प्रस्तुत करती है। संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई थी। वे अनुच्छेद 105 और 118 में अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, और अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए विनियमन करने के लिए नियम बनाने का
अधिकार देता है। तो ये संसदीय समितियों का परिचय है। संसदीय समितियों का जो विचार है या समितियों गठन करने का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? भारतीय संसदीय प्रणाली की बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो ब्रिटिश संसद की देन है, क्योंकि हमारे देश पे ब्रिटेन का शासन था और जब हमारा संविधान बना तो बहुत सारे देशों की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो वहाँ की प्रणाली थी, उसको यहाँ अंगीकार किया गया। तो इसी में संसदीय समितियों को भी ब्रिटिश संसद कि जो वहाँ की संसदीय समितियाँ हैं उसी के हिसाब से यहाँ उसकी रूपरेखा रखी गई। संसदीय समितियों का गठन विचार भी वहीं से आया है। विश्व की पहली संसदीय समिति का गठन 1571 में ब्रिटेन में किया गया था। भारत की बात करें तो यह पहली बार लोक लेखा समिति का गठन 1950 में किया। लोक लेखा समिति वो है जो सरकारी धन को का सही उपयोग हो रहा है या उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो एक तरह से सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने या अपव्यय न हो सरकारी धन का, इसके लिए गठन किया गया था। संसदीय समितियों की आवश्यकता क्या है और क्या होती हैं संसदीय समितियां? संसद में कार्य की बेहद अधिकता को देखते हुए वहां प्रस्तुत विधेयक पर विस्तृत चर्चा करना संभव नहीं होता, अतः संसदीय समितियों का एक मंच के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रस्तावित कानूनों पर चर्चा की जाती है। समितियों की चर्चाएं बंद दरवाजों के भीतर होती हैं और उनके सदस्य अपने दल के सिद्धांतों से बंधे नहीं रहते, जिसके कारण वे किसी विशेष पर खुलकर अपने विचार रख सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक युग में विस्तार के साथ है नीति निर्माण की प्रक्रिया भी काफी जटिल हो गई है और सभी नीति निर्माताओं के लिए जटिलताओं की बराबरी करना एवं समस्त मानवीय क्षेत्रों तक अपने ज्ञान को विस्तारित करना संभव नहीं है। इसलिए सांसदों को उनकी विशेषता और रुचि के अनुसार अलग अलग समितियों में रखा जाता है ताकि विशिष्ट क्षेत्र में एक विस्तृत और बेहतरीन नीति का निर्माण हो सके। संसदीय समितियों की जो आवश्यकता है उसमें संसद का काम है कानून बनाना। जब कोई विधेयक पेश होता है तो उसके लिए 4 घंटे 6 घंटे का समय निर्धारित होता है चर्चा के लिए, और उस चर्चा में सारी बातें नहीं हो पाती, इसलिए संसदीय समितियां होती हैं जिसमें सभी दलों के लोग उसका प्रतिनिधित्व होता है। और संसदीय समितियों की जो बैठक होती है वो बंद दरवाजों के बीच में होती है। वहाँ क्योंकि 20, 25, 30 लोगों का ग्रुप होता है और सभी दल वहाँ दल हित से ऊपर उठकर अपने विचार रखते हैं कि देश के लिए समाज के लिए क्या बेहतर रहेगा। वो अपनी विशिष्टता का वहाँ परिचय देते हैं, उस हिसाब से वो नीतियां बनती हैं। तो वहाँ विस्तृत चर्चा होती है और फिर उसको लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो एक किसी भी कानून बनने से पहले संसदीय समिति उस पर बृहद तरीके से गहन विचार विमर्श कर सकती है। दूसरा है आज के युग में कानून बनाना एक जटिल प्रक्रिया है और सभी नीतियों इसमें जटिल विभाग को बराबरी करना एक मानवीय भूल चूक भी होने का डर रहता है। इसलिए सांसदों को उनकी विशेषज्ञता, जिसमें उनकी रुचि है, जिसमें उनको ज़्यादा ज्ञान है, जिस क्षेत्र में वो काम कर चुके हैं, उसी के हिसाब से उनको समितियों में रखा जाता है ताकि वो विस्तृत चर्चा करके भारत के नीति निर्माण में अपना यथासंभव सहयोग कर सकें। संसदीय समितियों के प्रकार। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। स्थायी समितियां अनुगत प्रकृति की होती हैं, अर्थात इनका कार्य सामान्यतः निरंतर चलता रहता है। इन प्रकार की समितियों का पूर्वगठन वार्षिक आधार पर किया जाता है, जिसमें काम शामिल कुछ विशेष समितियां होती हैं। स्थायी समितियां वो होती हैं जो संसद लोकसभा के गठन के बाद इन समितियों का गठन किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और ये निरंतर जब तक नई सरकार या 5 साल के बाद जब दूसरी बार लोकसभा गठित होती है तब तक ये कार्य करती रहती हैं। तो इनकी बराबर बैठकें होती रहती हैं और संसद कैसे सुचारू रूप से चले, कैसे विधि निर्माण में ये योगदान करें, कैसे वित्त संबंधी जो संसद में बजट पेश होता है उस पर निगरानी रखें, तो ये सब काम चलता रहता है। पहले ही लोक लेखा समिति का काम है कि सरकारी धन का या सरकारी बजट का सही उपयोग हो, सही लोगों तक योजनाएं पहुंचे, उसमें भ्रष्टाचार न हो, ये देख रेख करती है। इसके अलावा प्राक्कलन समिति है। उसके बाद सार्वजनिक उपक्रम समिति है। सार्वजनिक उपक्रम जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं
उनके ऊपर देखरेख करती है। SC/ST समुदाय के कल्याण समिति, ये इसमें SC/ST समुदाय जो है इनके कल्याण के लिए जो कानून बनते हैं उसकी देखरेख करना, या कहीं पे उसका उल्लंघन हो रहा है तो उस पर वो ध्यान रखती हैं। कार्य मंत्रणा समिति संसद में जो कार्य किया जाता है कानून बनाने का, चर्चा का, संसद कैसे चलेगी, क्या नियम कायदे होंगे, संसद को चलाने में सारे नियम कायदे संविधान में दिए हैं, लेकिन उसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। तो कार्य मंत्रणा समिति जो है संसदीय प्रणाली कैसे चलेगी इस पे इसका काम देखती है। उसके बाद विभागीय समितियां होती हैं। विभागीय समितियां वो हैं, लगभग भारत में 24 विभागीय समितियों का गठन किया जाता है। इसमें वित्त, विदेश, गृह, रक्षा, मानव संसाधन, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं उनकी समितियां गठन होती हैं, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य नामित किए जाते हैं, सभी दलों के उनके सदस्य संख्या के हिसाब से। अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियों का गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी एक विशिष्ट विषय पर चर्चा करने के लिए कोई समिति गठित की जाती है तो उसे स्थायी समिति कहा जाता है। अस्थायी समिति कहा जाता है उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के पश्चात संबंधित स्थायी समिति को भी समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार की समितियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जांच समिति, इसका निर्माण किसी तात्कालिक घटना की जांच करने के लिए किया जाता है। दूसरा है सलाहकार समिति, इसका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। JCP जो ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट होती है, इसका गठन किसी विशेष कानून को बनाने में जिसपे बेहद व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता होती है, किसका इसका प्रभाव देश के जनमानस पे ज्यादा पड़ने वाला होता है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया है तो उस पे JCP का गठन हुआ है। या फिर वन नेशन वन इलेक्शन है, उसको JCB उस पर चर्चा करेगी। उसमें सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद तो चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें विशिष्ट उस क्षेत्र के विशिष्ट लोग या न्यायविद हैं, वकील हैं, न्यायाधीश हैं, और भी बहुत सारे जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो उनसे भी गहन विचार विमर्श किया जाता है। वो भी अपनी टिप्पणियां देते हैं, या उसमें क्या बदलाव हो सकता है या क्या जोड़ा घटाया जा सकता है। ये तो ऐसी समितियां गठित की जाती हैं, या किसी कोई विशेष मुद्दा आ गया संसद के सामने जिस पर तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी समितियां गठित की जाती हैं। और जब वो कानून बन जाता है या जिस मुद्दे पर समिति गठित की गई है वो मुद्दा हल हो जाता है, तो वो ऐसी समितियां खत्म हो जाती हैं। संसदीय समितियों का महत्व क्या है? विधायी विशेषता प्रदान करना। विधायी विशेषता के प्रदान करना, अधिकांश संसद चर्चा के लिए जा रहे विषय के विषय में विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जो जनता की समस्याओं को समझते हैं, लेकिन निर्णय लेने से पूर्व विशेषज्ञों और हितधारकों की सलाह पर भरोसा करते हैं। देश में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 543-42 सदस्य चुन के आते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या किसी विशेष क्योंकि वहाँ अलग अलग विषय आते हैं, कोई विदेश मंत्रालय से कोई विषय होता है संबंधित, कोई मानव संसाधन से, कोई कानून मंत्रालय से, कोई गृह मंत्रालय से, तो सभी को सब चीज नॉलेज नहीं होता। तो उसमें विषय विशेषज्ञ नहीं होते, और जनता की समस्याओं को समझने और उसे निर्णय लेने से पूर्व वो विशेषज्ञों की सलाह लेते और हितधारकों की सलाह लेना आवश्यक होता है, और उस पर भरोसा करते हैं। इसलिए समितियों का गठन आवश्यक है। इसके अलावा संसदीय समितियां सांसदों को विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करती हैं और मुद्दों विस्तार से सोचने का समय देती हैं। संसदीय समितियों में जो सदस्य शामिल होते हैं, अब हर आदमी को हर चीज मालूम नहीं होगा, तो उसमें सांसदों को टाइम मिलता है सोचने का, पढ़ने का, उस विषय में जानकारी लेने का, और सांसद फिर जो उसके विशेषज्ञ हैं उस क्षेत्र के, उनसे सलाह मशविरा करते हैं, और फिर वो अपनी राय जो है उन समितियों में रखते हैं, और उसको फिर कानून बनाने में शामिल किया जाता है।
लघु लघु संसद के रूप में कार्य करती है समितियां। ये समितियां एक लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि उनके पास विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद होते हैं, जो संसद की उनकी ताकत के अनुपात में एक एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। इसमें एक लघु संसद के रूप में होते हैं, इसमें 30, 28, 24, 22 जैसे समितियों की लोगों की संख्या हो, सांसदों की। तो उसमें क्या होता है, दलगत भावना भी नहीं रहती और कानून कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी रहे और उसमें अच्छी चीज़ें कैसे शामिल हों। तो और सभी दलों का प्रतिनिधित्व उसमें लगभग रहता है। तो एक लघु संसद के रूप में वो काम करती है। विस्तार जांच के लिए साधन। जब इन समितियों को बिल भेजे जाते हैं तो उनकी बारीकी से जांच की जाती है और जनता सहित विभिन्न बाहरी हितधारकों से इनपुट मांगे जाते हैं। जब कोई कानून बनने से पहले जब संसद के पटल पे कोई विधेयक रखा जाता है और उसको फिर अगर इन समितियों को भेजा जाएगा तो ये समितियां उसकी गहन जांच करती हैं, उस पर व्यापक रूप से चर्चा की जाती है। उसके बाद जो समाज के हितधारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं जो विशेषज्ञ हैं इन मामलों से, उनसे इनपुट लिया जाता है, उनकी सलाह मशविरा किया जाता है और फिर उसको उसमें शामिल किया जाता है। तो किसी भी विधेयक को के ऊपर व्यापक गहन विचार विमर्श के लिए समितियों का गठन आवश्यक है। उसके बाद सरकार पर नियंत्रण रखता है। हालांकि समिति की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इनकी रिपोर्ट पर उन परामर्शों का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बनती है जो बहस योग्य प्रावधानों पर अपने रुख का पुनर्विचार करने के सरकार पर दबाव डालती है। कोई भी समिति अगर कोई रिपोर्ट दे रही है किसी भी कानून पर, तो जरूरी नहीं है कि सरकार उन रिपोर्टों को माने, लेकिन जब लोकसभा में या राज्यसभा में उस पर बहस होती है और सभी सत्व उस पर खुल पर बात करते हैं तो सरकार के ऊपर उनके विचारों को शामिल करने का एक नैतिक दबाव होता है। इसके अलावा बंद दरवाजे और लोगों की नजरों से दूर होने के कारण समिति की बैठकों में चर्चा अधिक सहयोगी होती है, जिससे संगठन मीडिया दीर्घाओं के लिए कम दबाव महसूस करते हैं। जब बंद दरवाजे के अंदर कोई किसी मामले पर चर्चा होती है तो संसद वहां अपने खुलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपनी विशेषज्ञता का वहां वो उस कानून को बनाने में अपनी विशेषज्ञता दिखाते हैं और उनके ऊपर किसी भी मीडिया ट्रायल का या संसद में बैठकें होती है तो खुली बैठक होती है और उसमें बहुत सारे लोग बाहरी लोग भी देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक समय में उसकी लाइव रिपोर्टिंग होती है। तो इस वजह से वहां उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं रहता, वो अपनी बातों को खुलकर वहां रख सकते हैं। तो एक तरह से वो सरकार पे थोड़ा सा नियंत्रण भी समितियां रखती हैं। संसदीय समितियों को कम महत्व दिए जाने से संबंधित मुद्दे। सरकार की संसदीय प्रणाली को कमजोर होना। संसदीय लोकतंत्र संसद और कार्यपालिका के बीच शक्तियों को समांकित करने के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन संसद में यह भी उपेक्षा की जाती है कि वह सरकार की जिम्मेदारी को बनाए रखने के साथ ही इनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखे। संसदीय समितियां सरकार के ऊपर एक नियंत्रण रखती हैं और अपेक्षा करती हैं कि वो संसदीय लोकतंत्र संसद और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का समाकित और सिद्धांत काम करता रहे। इस प्रकार महत्वपूर्ण विधानों को पारित करते समय संसदीय समितियों को महत्व न दिए जाने या उन्हें दरकिनार करने से लोकतंत्र के कमजोर होने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई विधेयक संसद में पेश किया जा रहा है और उस पर ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया है तो बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं, क्योंकि गहन तरीके से उसकी जांच नहीं होती और किसी 2-4 लोगों ने मिलकर कोई विधेयक बना दिया है तो उसमें जो है उसका जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो सकता। तो इसलिए संसदीय समितियों का होना आवश्यक है। अगर संसदीय समितियां कमजोर होंगी या सरकार संसदीय समितियों को रिपोर्टों को नहीं मानती है या जल्दबाजी करती है किसी भी मामले को लेकर, तो उससे किसी भी कानून का फायदा होने से ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा ब्रूट मेजोरिटी को लागू करना। भारतीय प्रणाली में यह अनिवार्य नहीं कि विधेयक समिति को भेजे जाएं। यह अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति पद के विवेक पर छोड़ा गया है। अध्यक्ष को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान कर इस प्रणाली को विशेष तौर पर लोकसभा में जहां बहुमत दल सत्तारूढ़ दल के पास होता है को कमजोर रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
हम लोग देखते हैं कि संसद में कोई विधेयक पेश किया जा रहा है लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत होता है, जो सरकार में होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि कोई भी विधेयक पेश किया जा रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी पास करा लिया जाए। आज आने वाले पीछे टाइम में अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिस पर 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे की चर्चा होती, या बहुत सारे ऐसे विधेयक जिस पर चर्चा ही नहीं होती उसको पास करा लिया जाता, क्योंकि बहुमत के हिसाब से संसद में विधेयक पारित होते हैं। और सरकार पक्ष का ये कोशिश रहती है कि कोई भी, क्योंकि वो अपने हिसाब से विधेयक बनाती है, अपने लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो उसके लिए वो विधेयक लाती है। अगर समितियों के पास जाएगा तो उस पर व्यापक चर्चा होगी, उसके प्रावधानों में क्या त्रुटि है, किसको इसका समाज के ऊपर कैसा व्यापक प्रभाव पड़ेगा, और ये फिर लंबा खींच जाता है। समितियों में क्या होता है कि वो प्रोसेस को लंबा खींच देती हैं, कोई समिति किसी भी विधेयक को 1 साल 2 साल खींच दें। तो सरकारें कोशिश करती हैं कि इस विधेयक को किसी समिति के पास ना भेजा जाए, या किसी भी मुद्दे पर कोई अस्थायी समिति न गठित हो। जैसे वक्फ बोर्ड ही ले लेते हैं, उसको संसदीय समिति के अस्थायी समिति के पास भेजा गया। अब उसकी रिपोर्ट बनी है, फिर उसके बाद उसका टाइम बढ़ा था, फिर ऐसे करके धीरे धीरे टाइम बढ़ता रहता है। और विपक्ष भी उसमें आंकड़े लगाता है, क्योंकि वो भी अपने पार्टी से बंधे होते हैं, उनके भी अपने विचारों को शामिल करने का प्रेशर होता है। तो संसदीय समितियों को सरकारी पक्ष से कमजोर भी किए जाने का कोशिश रहती है। उसके अलावा किसी भी विधेयक को संसदीय समिति में भेजना है नहीं भेजना है, वो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा राज्यसभा के सभापति के विवेकाधीन पे छोड़ा गया है। उनको अगर भेजना है तो भेजेंगे, नहीं भेजना है नहीं भेजेंगे। और क्योंकि वो सत्ता पक्ष से जुड़े होते हैं, तो सत्ता पक्ष का अगर उनको सिग्नल मिलेगा ग्रीन तो वो भेजेंगे, नहीं तो उसको फिर वो बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो बिना चर्चा के पारित हो जाते हैं। लेकिन संसदीय समितियों का भारतीय संसदीय प्रणाली में काफी महत्व है। इससे किसी भी मुद्दे की स्क्रूटनी हो जाती है, जांच पड़ताल हो जाती है। अगर उसमें कहीं कोई गलत चीजें शामिल हैं तो उसको हटाया जा सकता है, और सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद अच्छी चीज निकल के आती है। आगे की क्या रहा हो, पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयक की जांच अनिवार्य रूप से विधायी प्रक्रिया में बाधा नहीं है। कोई भी विधेयक अगर पारित हो गया है तो उसकी भी जांच पड़ताल की जा सकती है। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसको दोबारा से सही भी किया जा सकता है। बल्कि कानून की गुणवत्ता और विस्तार से शासन की गुणवत्ता को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई भी विधेयक सही से जांच पड़ताल के द्वारा लोकसभा में, संसद में पारित होता है तो उसकी गुणवत्ता और शासन की प्रणाली में सुधार होगा। इस प्रकार कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की शुचिता सुनिश्चित करने के मजबूत संसदीय समिति प्रणाली की आवश्यकता है। संसद की शुचिता, संसद के ऊपर लोगों का विश्वास अगर भी संसदीय प्रणाली से, संसदीय समितियों से मजबूत होता है। इसके अलावा उपरोक्त के अतिरिक्त 24 विभागीय समितियां भी होती हैं, जो मैं पहले बताया। इसका कार्य विभिन्न विभाग के संबंधित विषयों का कार्य करना होता है। प्रत्येक विभाग समितियों में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 सदस्यों का चयन लोकसभा का मनोनयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, और 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। मतलब जो विभागीय समितियां होती हैं उनमें सदस्यों की संख्या 31 होती है, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति होता है, वो इन नामों की सिफारिश करते हैं। इसमें एक कोरम होता है, मतलब सांसदों की, हर पार्टी के सांसदों की संख्या के हिसाब से उनकी सीटें निर्धारित हो जाती हैं। इस तरह कुल 24 समितियों
में से 16 लोकसभा के अंतर्गत तथा 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। इन समितियों का मुख्य कार्य अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना और उन मांगों से संबंधित अपनी रिपोर्ट देना। 16 समितियां लोकसभा के अंडर में काम करती हैं और 8 समितियां जो है वो राज्यसभा के अंदर काम करती है। इनका मुख्य कार्य होता है जो विभागीय मांग होती है, वित्त संबंधी, धन संबंधी जो मांग होती है, या उनको किसी विषय पे विशेषज्ञता हासिल करनी है या उसमें कोई जानकारी चाहिए, तो उसकी वो जांच पड़ताल करती हैं और उसकी रिपोर्ट वो लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत करें। उस हिसाब से जो है संसद उनके ऊपर कार्रवाई करती है। तो आज हमने बात किया संसदीय समितियों के बारे में कि भारत के संसदीय प्रणाली में संसदीय समितियों का क्या महत्व है। आगे आने वाले वीडियो में और किसी विषय पे चर्चा करेंगे। ये मेरा YouTube चैनल है वेदांता GS अकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय।